वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ आप नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जो मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ वो बेसिकली जो ये आयरलैंड और पाकिस्तान के माबैन जो सीरीज अभी खत्म हुई है इसके मुतालिक, और भी इसके अलावा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट में होती आ रही हैं और जो इंग्लैंड से सीरीज होने जा रही है और इस वक्त वर्ल्ड कप का क्या स्क्वाड होगा, इस सब के मुतालिक इस वीडियो में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो टी20 सीरीज हुई है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये सीरीज आखिरकार 2-1 से जीत ली। 2021 के बाद पाकिस्तान ने कोई टी20 में बायलैटरल सीरीज जीती है। 2022 में हमने ट्रायंगुलर सीरीज जरूर जीती थी लेकिन बायलैटरल सीरीज कोई नहीं जीती थी। इस दौरान खैर पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा खेली भी नहीं थी वैसे बायलैटरल सीरीज, तो खैर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो इस सीरीज में इतने कोई ज्यादा गेंस तो नहीं थे, मां सिवाय के मोहम्मद रिजवान रिकवरी पे के बाद जब टीम में आए तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। इसके अलावा बाबर आजम हमें बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। शाहीन ने 2 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी हमें सीरीज में नहीं नजर आया जिसने कोई ऐसी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। वखर ऑन एंड ऑफ इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं टी20 फॉर्मेट में। उन्होंने बहुत अच्छा सेकेंड टी20 में खेला था जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीता था। अगर तीसरे मैच की बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम बॉलिंग देखें तो पाकिस्तान ने फिर वही जो हम पिछले 1.5-2 साल से अपनी बॉलिंग को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, तो हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आई और आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट हमने फिर 180 के करीब रन करवा दिए। शाहीन के अलावा कोई भी बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। मोहम्मद आमिर जो कि जब से कमबैक किया है मां सिवाय एक मैच के उन्होंने किसी मैच में भी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, उनसे बहुत तवक्कुआत हैं। इमाद वसीम ने मोरलेस सो अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं की थी, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर बॉलिंग की थी बाकियों के मुकाबले में। इसके अलावा शाहीन जो कि पिक ऑफ द बॉलर थे, उन्होंने 7 विकेटें भी ली इस सीरीज में। अब्बास आफरीदी भी सीरीज में वक्त वक्त अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन मेरे नजदीक अब्बास आफरीदी को बहुत काम करने की जरूरत है, खासतौर पे वो जो अपनी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी कर रहे हैं। मैं बार बार उसका जिक्र करता रहा हूँ कि वो पिक हो रहे हैं और उस पर जरूर रन लीक हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में अगर बात करें तो बाबर आजम ने बहुत धुआंधार इनिंग खेली, 5 छक्के उन्होंने मारे अपनी इनिंग में। इसके अलावा एक ओवर में 4 छक्के, लगातार 3 छक्के मारे और बहुत तेज खेला। बाबर और रिजवान के दरमियान 10वीं दफा 100 से ऊपर की शराकत हुई है जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। और साइम अयूब जो कि मुसलसल फेल होते हुए आ रहे हैं और इस मैच में भी, तीसरे मैच में भी वो फेल हुए। बाबर आजम ने जो उनके इंक्लूजन के टाइम जब उन्हें सेलेक्ट किया गया था पहली दफा, जो कहा था कि मेरे हिसाब से उनको 2 से 3 साल डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उसके बाद कौमी टीम में आना चाहिए ताकि थोड़ा सा और पॉलिश हो जाए। मेरे ख्याल से वो फैसला अगर उस टाइम बाबर आजम की बात मानी जाती तो शायद बेहतर होता। साइम एक बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत पोटेंशियल है उनमें और उनके पास कई किस्म की शॉट्स हैं। मैं समझता हूँ कि साइम वो प्लेयर हैं इस वक्त के जिन्हें जो पावर प्ले के मोहताज नहीं है, उनके पास प्रॉपर शॉट्स हैं और 6 हिटिंग शॉट हैं, वो छक्के मारते हैं और लंबे छक्के मारते हैं। सिर्फ उनको अपनी गेम पे काम करने की जरूरत है कि वो ज्यादा फोकस ना करें। वो जो मिड विकेट पे मारने की कोशिश करते हैं या फाइन लेग पे, वो उधर ही आउट हो रहे हैं या स्क्वायर लेग पे, तो उनको उस तरफ काम करने की जरूरत है। 20 मैचेस में तकरीबन उनको मौका मिल चुका है और वो एक भी 50 नहीं कर पाए हैं और स्ट्राइक रेट भी इतना कोई खास नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत जरूरत है इसके ऊपर काम करने की। मेरे ख्याल से इस सीरीज में सिर्फ बाबर, रिजवान और शाहीन हमारे लिए एक पॉजिटिव थे कि तीनों, ये जो हमारे तीनों खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेन इवेंट के लिए, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप से पहले इनका फॉर्म में आना। कॉम्बिनेशन के मुतालिक देखा जाए तो मुझे बहुत अनसेटल नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर हमें वीक ही नजर आ रहा है और हमने ओपनिंग जोड़ी तोड़ने की वजह से ओपनिंग स्लॉट को भी कमजोर कर दिया है। देखिए बाबर रिजवान जब ओपन कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा लेस प्रेशर होता है क्योंकि वो इनिंग का आगाज कर रहे हैं। जब कोई एक विकेट गिर जाती है, और हम देखते हुए आ रहे हैं जब से बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी खत्म की है, तो पावर प्ले के अंदर ही या 1 से 2 ओवर के अंदर ही बाबर रिजवान वापस से एक साथ हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक विकेट गिर चुकी होती है तो स्कोर बोर्ड प्रेशर एक विकेट गिरने का जरूर उनके ऊपर होता है उस हिसाब से कि जैसे वो फ्रीली खेल रहे होते हैं जब वो ओपन करते हैं। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए इस हवाले से। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इस वक्त साइन ऑफ वरी है, जो सवाल निशान देखा जाए, वो हमारी बॉलिंग के ऊपर है। हमारी बॉलिंग बहुत नाकिस चल रही है इस वक्त, मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत कमजोर है। समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कॉम्बिनेशन सेट करना चाह रहे हैं। अभी तक
जो है बहुत अनसेटल नजर आ रही है टीम। अबरार जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया इस सीरीज में, मेरे ख्याल से उनको कम से कम 1 से 2 मैचेस में मौका देना चाहिए था। अगर तो टीम इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप में फिर शादाब की तरफ जाने का सोच रही है तो बहुत बड़ी गलती करेगी टीम मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से शादाब का तो 15 के स्क्वाड में भी इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। उनकी जगह अगर किसी और को सेलेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। उसी तरीके से हसन अली की जगह अगर वसीम जूनियर या मोहम्मद अली, मेरे ख्याल से ये दोनों वाहिद बॉलर्स थे जो कि हसन अली से बेहतर ऑप्शन होते। तो देखते हैं अब क्या टीम सेलेक्ट की जाएगी 15 की। उस्मान खान का भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो इंग्लैंड सीरीज में भी उनको शायद कोई मौका मिल सके, क्योंकि आजम खान ने पिछले दोनों मैचेस में 300 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं। ऑल्दो वो कोई ऐसी टेस्टिंग सिचुएशन में नहीं आए थे कि जिसमें ये कहा जाए कि उस वक्त बहुत कोई ऐसा स्कोर बोर्ड प्रेशर था, कुछ रन रेट मीट करना था। खैर उन्होंने इस चीज को यूटिलाइज करते हुए अपने रन्स कर लिए हैं। अब देखते हैं कि आगे वो इस तरीके से कितना परफॉर्म कर सकते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहां एक अनबिलीवेबल टास्क नजर आ रहा हो कि रन स्कोर चेज नहीं हो सकते, या पहली बैटिंग करते हुए हमने स्कोर बोर्ड पे इतना टोटल लगाना है। तो देखते हैं कि आजम कैसा रिस्पॉन्स करेंगे ऐसी सिचुएशन में, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखा जाएगा मुस्तकबिल में। लेकिन टीम जो कि बहुत अनसेटल नजर आ रही है, बॉलिंग अटैक हमारा बहुत कमजोर नजर आ रहा है। ऑन पेपर बेशक बहुत अच्छा है लेकिन हम कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो आयरलैंड से हमने 182 रन उन्होंने चेज कर लिया था, तो क्या हमारी बॉलिंग अटैक में इतना दम नहीं था कि हम 182 रन का दिफा कर सकें। तो ये चीजें झलक रही हैं कि हमारी बॉलिंग इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर हम पिछले 2-2.5 साल से देखें तो हमें कहीं कहीं पैचेस में हमारी बॉलिंग ने काफी जगह पे हमें लेट डाउन किया है। चाहे वो टेस्ट मैचेस हो जहां हम 20 विकेटें नहीं ले पा रहे, कहीं वनडे में हो, कहीं T20 में हो। जैसे वर्ल्ड कप में हमने देखा, हमारे वर्ल्ड कप में मेन हारने की वजह ये थी कि हम न्यू बॉल से विकेट्स नहीं ले रहे थे। हमने 300 करवा के आखिर के 10 ओवर हमने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की बहुत सारे मैचेस में, लेकिन जब हमें शुरू में करना था इनिशियल स्टेज में वहां हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौर से बाहर होना पड़ा था। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। टीम सिलेक्शन में मेरे ख्याल से 15 रुकनी स्क्वाड में साइम अयूब अगर इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म नहीं करते तो मेरे ख्याल से शायद उनका भी इंतखाब मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उनको वैसे ही काफी मौके मिल चुके हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाहिद रह गई है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। बाकी 19 टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या स्क्वाड लेके जाना है। इस तरीके से एट टाइम्स टीम मैनेजमेंट और कप्तान को ही बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आखिर में उसके पास कौन से लड़के होंगे। मेरे नजदीक तो स्क्वाड का ऐलान जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। इंग्लैंड सीरीज में कौन होगा कौन नहीं होगा, अगर और बेंच स्ट्रेंथ आजमा रहे होंगे, हमें नजर आ चुका है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ में इतनी डेप्थ नहीं है, और जो खिलाड़ी हैं इनमें से ही होंगे। मेरे ख्याल से वसीम जूनियर का कमबैक जरूर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, उनके साथ ज्यादती की गई है। अब देखते हैं कि बोर्ड आगे क्या डिसाइड करता है, सिलेक्शन कमेटी क्या फैसले करती है। मेरे ख्याल से थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है सिलेक्शन के हवाले से। शादाब खान को भी मेरे ख्याल से तो 15 का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनकी जगह हम और किसी को लेके आ सकते हैं। अबरार को पूरा मौका देना चाहिए, क्योंकि अबरार बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की ज्यादा जरूरत है, जो स्पेशलिस्ट बॉलर हो और स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो। हम अगर इस तरफ चले जाएं कि आधा तीतर आधा बटेरिया, जैसे हम वो कहा जाता है, रेलू कट्टे की तरफ चले जाएं कि जो बॉलिंग में फिट होने की कोशिश कर रही है बैटिंग, तो शादाब इस वक्त वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बोर्ड को और सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि उनको ड्रॉप किया जाए, और अगर उसामा मीर को लाना है तो उनको लें, या अगर कोई और बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में हमें विकेट स्पिन ज्यादा मिलेंगी। न्यूयॉर्क की विकेट के मुतालिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से तो शायद वो थोड़ी सी फास्ट ट्रैक भी हो सकता है, लेकिन अमूमन इस किस्म के ग्राउंड जो स्पेसिफिकली बनाए गए होते हैं उधर विकेट और आउटफील्ड थोड़ा स्लो होता है। मेरे ख्याल से अगर किसी को याद हो या ना हो, पाकिस्तान ने 2004 में एक दफा ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी नेदरलैंड्स में, पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो वहां पे विकेट और आउटफील्ड बहुत स्लो थी कि बामुश्किल 180-90 रन भी आराम से डिफेंड हुए थे। खैर उस जमाने में इतनी तेज क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उस जमाने में भी तेज क्रिकेट खेला करती थी। वो भी तब उस जमाने में भी वो 6 के रन रेट से खेला करते थे, उसके बावजूद वहां पे बहुत लो स्कोरिंग गेम हुए थे। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसी विकेट भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो वहां के बारे में कहा जा रहा है कि शायद
फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करे वो विकेट। ये तो खैर अब वक्त बताएगा कि न्यूयॉर्क की विकेट कैसा बिहेव करेगी जब इंडिया पाकिस्तान वहां खेलेंगे, या उससे पहले अगर कोई मैच वहां पे है स्केड्यूल होगा तो आइडिया हो जाएगा विकेट का कि विकेट वहां पे कैसी है। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला कब हमारी 15 ओपनिंग स्क्वाड का भी ऐलान होता है और कौन से खिलाड़ी जगह बनाते हैं कौन से नहीं। उस्मान खान के साथ मेरे ख्याल से उन्होंने अपने साथ भी ज्यादती की और बोर्ड भी उनके साथ ज्यादती कर रहा है। जब उनको इस बेसिस पे लाया गया था कि उनको भरपूर मौका दिया जाएगा तो इस सीरीज में भी उनको मौका नहीं मिला। कम से कम एक आध मैच में उनको मौका मिलना चाहिए था। हम आजम खान को मुसलसल कैरी कर रहे हैं, उन्होंने खैर पिछले 2 मैचेस में परफॉर्म किया है। अब देखते हैं मुस्तकबिल में वो कैसा परफॉर्म करते हैं और कैसे नताइज आते हैं। मजीद हम आपसे और इस दौरान गुफ्तगू करते रहेंगे, डिफरेंट वीडियोस में आपसे अपना व्यू पॉइंट शेयर करते रहेंगे कि मजीद आगे क्या होने जा रहा है। और आईपीएल के मुतालिक भी मैं आप लोगों से ज़रूर अभी अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि T20 की सबसे बड़ी लीग है उसमें क्या चल रहा है, उस पर अभी तक हमने बात नहीं की है। तो इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियोस में इस पे भी आप लोगों से ज़रूर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में मजीद गुफ्तगू और नए टॉपिक के साथ आपके में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।